नमस्कार। आज की राजनीति विज्ञान की कक्षा में सबका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम भारतीय संविधान की विशेषताएं अध्याय 1 का अध्ययन कर रहे हैं। भारतीय संविधान की विशेषताएं अध्याय 1 में हमने पिछली कक्षा में 7 विशेषताओं का अध्ययन कर लिया था। आज हम 8वीं विशेषता से आज की कक्षा की शुरुआत करेंगे। समाजवादी राज्य, ये हमारी 8वीं विशेषता है। समाजवादी राज्य से तात्पर्य है कि भारत को एक समाजवादी राज्य बनाना, जिसमें सभी वर्ग, निम्न वर्ग, पिछड़े वर्ग, मध्यम वर्ग, सामान्य वर्ग, सभी वर्गों को समान अवसर देना, समान अधिकार देना और सबके कल्याण के लिए कार्य करना। ऐसे समाजवादी राज्य की स्थापना के लिए भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976, जब भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था, तब समाजवाद शब्द को भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ठीक है ना, जिसके तहत भारत को एक समाजवादी राज्य के रूप में स्थापित किया गया। जब ये शब्द को जोड़ा गया तो इसके जोड़ने का कारण था भारतीय राज्य व्यवस्था को एक नई दिशा देना, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था यानी शासन व्यवस्था को नई दिशा देना, यानी भारत का शासन एक समाजवादी राज्य के कल्याण के रूप में कार्य करेगा। तो ये थी हमारी भारत की समाजवादी राज्य की विशेषता। ठीक है ना। अब है हमारे संविधान की 9वीं विशेषता, वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार यानी ऐसा भारत का नागरिक जिसे मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। मतदान का अधिकार वयस्क नागरिक को प्राप्त होता है जो व्यक्ति वयस्क नागरिकता की आयु को पूरी कर लेता है। तो संविधान में इसका क्या प्रावधान है? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जब हमारे देश में 61वां संविधान संशोधन हुआ था, तब वयस्क नागरिक की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। जब 61वां संविधान संशोधन हुआ तो भारत के संविधान के अंदर भारतीय नागरिक की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है ना। इसका मतलब तात्पर्य यह हुआ कि 21 वर्ष की आयु भारत के संविधान के अंदर पहले नागरिक को प्राप्त थी, लेकिन वर्तमान में उसे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। जिस नागरिक की आयु 18 वर्ष है उसे मतदान का अधिकार प्राप्त होता है और उसे भारत का वयस्क नागरिक माना जाता है। हमारी 10वीं विशेषता है संविधान की पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष से मतलब है यानी भारत की शासन व्यवस्था, भारत के राज्य, यह हमारे देश का अपना कोई पंथ नहीं, अपना कोई धर्म नहीं, सभी के प्रति वो निरपेक्ष है, उसके लिए सभी धर्म समान है। ठीक है ना। पंथ निरपेक्ष शब्द जो है ये भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ठीक है ना। अनुच्छेद 25, इसके बारे में देखेंगे। अनुच्छेद 25, धर्म के क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को समान नागरिकता। जो अनुच्छेद 25 है वो कहता है कि धर्म के क्षेत्र में भारत के प्रत्येक नागरिक को समान नागरिकता प्राप्त होगी। ठीक है ना। समान नागरिकता यानी भारत के प्रत्येक नागरिक को धर्म के क्षेत्र में समान अधिकार होंगे। ठीक है ना। धर्म के प्रचार करने, प्रसार करने, धर्म को मानने, ठीक है ना, धर्म का विकास करने, इस मामले में भारत के सभी नागरिकों को समान नागरिकता प्राप्त होगी। किसी भी व्यक्ति के साथ में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। इसके बाद हमारा बिंदु है राज्य का अपना धर्म नहीं होगा। राज्य का अपना धर्म नहीं होगा और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। यानी भारत यानी हमारे देश का, हमारे राज्य का, या हम कह सकते हैं कि हमारी सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा, अपना कोई विशेष धर्म नहीं होगा, बल्कि हमारे राज्य के लिए सभी धर्म समान होंगे और किसी के भी साथ में भेदभाव नहीं होगा। ठीक है ना। ये कहता है हमारा पंथ निरपेक्ष। ठीक है ना, कि पंथ निरपेक्ष कहता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, अपना कोई विशेष धर्म नहीं है, उसके लिए सभी धर्म समान है और धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक या संस्था के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद हमारी 11वीं विशेषता है विलक्षण दस्तावेज। भारत के संविधान को विलक्षण दस्तावेज माना गया है। क्यों माना गया है?
क्योंकि भारत का संविधान विश्व का सबसे हटकर विलक्षण दस्तावेज है। विलक्षण दस्तावेज इसलिए है क्योंकि भारत का संविधान विश्व के सभी संविधानों से हटकर है, सबसे अलग है और ऐसा विशाल लोकतांत्रिक संविधान है जिसमें सभी धर्मों के, सभी जाति के लोग निवास करते हैं और सभी को समान अवसर और समान अधिकार प्राप्त है। इसलिए भारत के संविधान को विलक्षण दस्तावेज भी माना गया है। इसके बाद हमारी जो विशेषता आती है, एकात्मक व संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग। एकात्मक तत्व और संघात्मक तत्व, ये दोनों ही तत्व भारत के संविधान की विशेषता है, ठीक है ना, और दोनों का मिला हुआ रूप है, मिश्रित रूप है। क्योंकि हम इसमें देखेंगे कि अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एकक होगा। एकक से तात्पर्य है कि भारत राज्यों का संघ होगा, क्योंकि भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है जिसमें सारे राज्य मिलकर एक संविधान, एक कानून का पालन करते हैं, हमारे देश की एक रीति नीति का पालन करते हैं, ठीक है ना। इसलिए भारत को राज्यों का संघ भी कहा जाता है। संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। अब यहाँ पे देखेंगे जो संघ सूची की बात हो रही है, संघ सूची के अंदर, संघ सूची में केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। संघ सूची के अंदर जितने भी विषय आते हैं उसमें केंद्र सरकार कानून बना सकती है। समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है, लेकिन समवर्ती सूची में केंद्र के बनाए कानूनों को महत्व ज्यादा दिया जाता है। राज्य सूची की बात करें तो उसमें राज्य सरकारों को कानून बनाने का अधिकार होता है। इससे क्या तात्पर्य है? इससे यह तात्पर्य है कि संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, इन तीनों के अंदर केंद्र व राज्य मिलकर कानून बनाते हैं, क्योंकि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। इसलिए भारत में संघात्मक विशेषताएं मौजूद हैं। इकरी नागरिकता, इकरी नागरिकता से तात्पर्य है कि भारत के सभी नागरिकों को एक नागरिकता प्राप्त है। यानी हम सब को कौन सी नागरिकता प्राप्त है? भारतीय नागरिकता, एक नागरिकता प्राप्त है, जो हमारी एकता का प्रतीक है। इसलिए भारत के संविधान में एकात्मक तत्व के लक्षण हैं। एक संविधान यानी भारत के सभी नागरिक और हमारी सरकार और सभी संस्थाएं एक संविधान के नियमों का पालन करती हैं। हम सभी एक संविधान को मानते हैं, हमारे देश के संविधान को मानते हैं, इसलिए एकात्मक तत्वों का लक्षण हमारे संविधान में मौजूद है। राज्यों का पुनर्गठन, अगर किसी भारत के राज्यों का पुनर्गठन करना है, राज्यों का निर्माण करना है, तो नए राज्यों के निर्माण का अधिकार केंद्र सरकार के पास में है। केंद्र पर आर्थिक निर्भरता, यानी भारत के सभी राज्यों की केंद्र पर आर्थिक निर्भरता है, यानी भारत के जितने भी राज्य हैं उनको केंद्र से आर्थिक सहायता प्राप्त होती है समय समय पर, जिसके द्वारा वह अपने राज्यों के शासन को संचालित करते हैं। तो इन सभी बिंदुओं से यह प्रतीत होता है कि भारत के संविधान में एकात्मक तत्व भी हैं और संघात्मक तत्व भी हैं। इसलिए भारत का संविधान एकात्मक व संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग है। इसके बाद हमारी विशेषता आती है 13वीं, स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत के संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, उसकी बात कही गई है। अनुच्छेद 32, हम अनुच्छेद 32 की बात करते हैं कि अनुच्छेद 32 के अनुसार भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार प्राप्त है, और इस मौलिक अधिकार के तहत भारत का नागरिक मूल अधिकारों के हनन होने पर या भारत के नागरिकों के मूल अधिकार को अगर छीना जाता है तो भारत का नागरिक न्यायालय की शरण ले सकता है, जहां पे न्यायालय को यह अधिकार है कि वह भारत के नागरिकों की अनुच्छेद 32 के तहत रक्षा करे। अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा जैसे न्यायालय द्वारा जारी लेख, यानी न्यायालय जो है नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण जैसे आदेश जारी करता है, जिसके तहत वह नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करता है। यह अनुच्छेद 32 में दिया हुआ है। अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये क्या होता है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे लेख हैं, उन सभी लेखों के बारे में हम आगे की कक्षा में देखेंगे। अगला है न्यायिक पुनरावलोकन। ये न्यायपालिका की, स्वतंत्र न्यायपालिका की सर्वोच्च शक्ति होती है कि अगर केंद्र सरकार के द्वारा या संसद के द्वारा बनाए गए कानून देश के हित में नहीं है और जनता के हित में नहीं है,
तो न्यायपालिका जो है उसका न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा उस बनाए हुए कानूनों को रोक सकती है, उसे रद्द कर सकती है। इस प्रकार न्यायपालिका जो है हमारे संविधान की रक्षा करती है, नागरिकों के हितों की भी रक्षा करती है और देश के हितों की भी रक्षा करती है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी हमारी न्यायपालिका को प्राप्त होती है, क्योंकि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र न्यायपालिका है। और महाभियोग, भारत के न्यायाधीशों को सिर्फ महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। जैसे राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, वैसे भारत के न्यायाधीशों को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा और किसी तरीके से नहीं हटाया जा सकता। इससे यह प्रतीत होता है कि भारत के संविधान के द्वारा हमारी न्यायपालिका को स्वतंत्र न्यायपालिका के रूप में स्थापित किया गया है, एक शक्तिशाली न्यायपालिका के रूप में स्थापित किया गया है, जिसके कारण से हमारे देश के संविधान और नागरिकों के हितों की रक्षा होती है। धन्यवाद।